हेलो दोस्तों, आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर जो नेट जेआरएफ की तैयारी करा रही है, जो हमारा नाटक जो है यूनिट 8 उसकी सीरीज चल रही है। इसमें आज हम सिंदूर की होली नाटक पढ़ने वाले हैं। इसका पार्ट 1 है। इससे पहले 5 से 6 नाटक मैंने करवा दिए हैं। जिन भी साथियों ने नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और इस सीरीज का फायदा उठा सकते हैं। एक रिवीजन क्लास मैं स्टार्ट करूंगी जिनका जून 2024 में एग्जाम है। कुछ 10 से 15 जितनी भी क्लास हो सकती हैं वो ले लेंगे। मई से स्टार्ट कर देंगे। जितनी भी पॉसिबल हो गया आपका यूनिट 1 to 10 यूनिट जो है उसका रिवीजन उसमें पूरा करवाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप उन वीडियो से रिवीजन कर सके और उस सीरीज का, उस क्रैश कोर्स का फायदा उठा पाए। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, तो बेल आइकन पे जाके ऑल पे करिए। जैसे सारी वीडियो जैसे ही अपलोड हो वैसे ही नोटिफिकेशन के रूप में आपको तुरंत मिलती जाए और उस वीडियो को देखकर आप फायदा उठा पाए। तो कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए। कमेंट करके बताइए कैसी वीडियो लगी आपको। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सिंदूर की होली नाटक क्या है। तो ये 1934 ईस्वी में 1934 ईस्वी में इसका रचना काल है। सिंदूर की होली का रचना काल कब हुआ था, कब प्रकाशन वर्ष हुआ था, इसका तो आपको पता होना चाहिए। 1934। जितने भी नाटक यूनिट आपके लगे हुए 8 में, तो आप ईयर वाइज पूरा लगा के याद कर लीजिए। 30 से डेली एक बार पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को। कहानी है, नाटक है, उपन्यास, आपको सीरीज वाइज याद हो। यहाँ से भी एक नंबर आपका बन ही जाता है। नाटक है, उपन्यास, कहानी, कविता, इन सब से यूनिट 1 to आपका यूनिट 5 to 10 जितने भी लगे हुए हैं उन्हें क्रम वाइज लगाइए। यूनिट 2 में आपका यूनिट 3 में यस यूनिट 3 में पाश्चात्य काव्य शास्त्र के और आपके साहित्य पाश्चात्य हो गए और इंडियन जो भारतीय काव्य शास्त्र के जितने भी आचार्य हैं उनको क्रम से लगा लीजिए और उनकी पुस्तकें। यहाँ से आपके नंबर जरूर बनेंगे। तो और कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, कैसे, और उस सिद्धांत के अंतर क्या गया है आया है, जैसे मैंने आपको बताया था कौन कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है, उसमें सारी चीजें मैंने करवाई हुई हैं। तो न्यूज एंड अपडेट के लिए लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अब इस पे हम बात बाद में करेंगे। सिंदूर की होली का जैसे 1934 ईस्वी में लिखा गया है, रचना काल है। ये समस्या प्रधान नाटक है, सामाजिक समस्या प्रधान नाटक है। और लक्ष्मी नारायण मिश्र को ही समस्या प्रधान नाटक का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ द समस्या प्रधान नाटक। फादर ऑफ द समस्या प्रधान नाटक कौन है, जनक कौन है? तो ये लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। नाम याद रख लिए, लक्ष्मी नारायण मिश्र को ही समस्या प्रधान नाटक का जनक कहा जाता है। और सामाजिक समस्या प्रधान नाटकों के क्रम में सिंदूर की होली इनका 5वां नाटक। इससे पहले इन्होंने 4 नाटक और लिखे हैं। समस्या प्रधान नाटक में, सामाजिक समस्या प्रधान नाटकों के क्रम में इनका सिंदूर की होली का क्रम जो आता है वो 5वें नंबर पर आता है, 5वां नाटक है। और सिंदूर की होली नाटक की जो भूमिका लिखते हैं, ऊपर स्टार्ट में भूमिका है, हर नाटक की आपको पढ़ना है। उसमें क्या दिया रखा है, हर चाहे वो अन्य गद्विधाओं में आती हैं, जहाँ जिसकी भूमिका किसने लिखी और क्या लिखा है इंपॉर्टेंट मैटर बहुत। क्योंकि एग्जामिनर यहीं से, अब एनटीए स्टार्टिंग के पेजेस से क्वेश्चन बनाता है, उसे अच्छे से पढ़ना है। तो और आज हम वही अच्छे से पढ़ने वाले भी हैं। तो भूमिका जो है राम प्रसाद त्रिपाठी ने 20 अप्रैल 1934 में लिखी थी। और लक्ष्मी नारायण मिश्र जी सभी नाटक 3 अंकों में, जिन्होंने जितने भी नाटक लिखे हैं ये सारे 3 अंकों में हैं। तो इनके नाटक कितने अंकों में रहते हैं? 3 अंकों में। उनका विभाजन दृश्यों में नहीं किया जाता है। नाटक की खास बात यह है कि इस नाटक में एक ही दिन की पूरी घटना का वर्णन है। तो सिंदूर की होली में या नाटक में एक ही दिन का वर्णन दिखाया गया है, एक ही दिन की घटना का वर्णन किया गया है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा, सबसे ऊंचा नाटक है। और इस नाटक में इन्होंने चिरंतन नारित्व की समस्या का प्रतिपादन किया है। जो चिरंतन है, हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचती है, अपने अस्तित्व के बारे में सोचती है, उस नारी की समस्या का प्रतिपादन किया है। वो कैसे वो इन चीजों को कि बंधनों में नहीं बनना चाहती है। ये सोचती है पशु हम पे बंधन जो है लगा के रखना चाहते हैं, और भेड़ बकरी की तरह, जानवर की तरह हमें बांध कर रखना चाहते, खुली आजादी नहीं देना चाहती, उस बंधन को वो नकारती है।
तो इस नारी की समस्या का प्रतिपादन किया है। नाटककार ने समकालीन भारतीय समाज में जो समय समाज चल रहा था, स्थिति में नारी की जो समस्या है उनके विभिन्न पात्रों के द्वारा यहाँ बताया है। इस नाटक में 3 अंक जैसे मैंने बताया है, तीनों अंकों का जो दृश्य स्थल जो है, जो स्थान है, डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल के बंगले की बैठक है, डाइनिंग ड्राइंग हॉल जिसे बोलते हैं। तो ये हो जाएगा डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल के बंगले की बैठक। तो याद रखिए किसकी बैठक है, तो मुरारी लाल के बंगले की बैठक है। मुरारी लाल कौन है, डिप्टी कलेक्टर है। तो याद रखेंगे। तीनों दृश्यों की समय है, पहला दृश्य 9 बजे सुबह का है, दूसरा दृश्य संध्या काल का और तीसरा दृश्य रात के, आपको पता होना चाहिए, तीसरा दृश्य रात के 10 बजे का है। कितने, रात के 10 बजे का हो जाता है। नाटक के कथानक का समय 12 बजे दिन वर्षा काल का, जो कथानक पूरा है 12 बजे वर्षा काल से स्टार्ट, जहां से नाटक स्टार्ट हो रहा है, कथानक स्टार्ट हो रहा है, तो वो 12 बजे दिन का समय और वर्षा काल में दिखाया गया है। तो याद रखिए 9, फिर संध्या काल का दूसरा दृश्य संध्या काल और तीसरा रात्रि का समय दिखाया गया है। ये आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। इसमें नाटक के पात्र आ जाते हैं। तो नाटक के कुल 9 पात्र हैं, 9 पात्र, जिसमें 7 पुरुष पात्र और 2 क्या हो जाएंगे, स्त्री पात्र। याद रखना, 7 पुरुष पात्र और 2 स्त्री पात्र हैं। रजनीकांत भगवत सिंह का भतीजा, उम्र 17 से 18 वर्ष है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रजनीकांत से क्या करती है, चंद्रकला प्यार करती है और उसके जब वो व्रत होता है, उसके साथ सिंदूर की होली खेलती है, उसकी उंगलियों से अपने माथे में सिंदूर भरवा लेती है। तो रजनीकांत बहुत इंपॉर्टेंट पात्र है। भगवत सिंह का भतीजा है, उम्र 17 से 18 वर्ष है। मनोज शंकर मुरारी लाल के मित्र का लड़का है और मुरारी लाल जो है डिप्टी कलेक्टर, उम्र 40 वर्ष, 10,000 रुपए लेकर रजनीकांत की हत्या का मार्ग निरापत करता है। तो कितने रुपए लेकर, 10,000 रुपए लेकर रजनीकांत की हत्या के रास्ता बनाता है, उसकी हत्या करवाता है। तो याद रखना कितने हजार रुपए, 10,000 रुपए लेकर। तो 10,000 रुपए की संख्या पूछ सकते हैं, कितने हजार रुपए लिए थे, 10,000 रुपए। उम्र 40 वर्ष है। माहिर अली मुरारी लाल का पुराना मुंशी है और भगवत सिंह पहले मजिस्ट्रेट था, फिर राय साहब हो गया और रजनीकांत का हत्या करने वाला भगवत सिंह है। तो रजनीकांत की हत्या कौन करता है, भगवत सिंह। इंपॉर्टेंट पात्र याद रखना है, भगवत सिंह उसकी हत्या कर देता है। और रजनीकांत की उम्र 7 से 18 वर्ष रहती है और मुरारी लाल जो है 10,000 रुपए ले लेता है रिश्वत के रूप में और रजनीकांत की हत्या का मार्ग दिखा देता है। हरदन सिंह रजनीकांत के पिता का मामा, तो हरनंदन सिंह जो है, आपको याद रखना है, रजनीकांत के पिता जो थे उनका मामा था। और डॉक्टर जो है चंद्रकला का चिकित्सक है। डॉक्टर कौन है, चंद्रकला का चिकित्सक है। और स्त्री पात्र में चंद्रकला और मनोरमा आ जाती है। चंद्रकला मुरारी लाल की, जो मुरारी लाल है उनकी बेटी है। उम्र 20 वर्ष है। कितनी है, उम्र 20 वर्ष है। नाटक की प्रमुख पात्रा है जो रजनीकांत से प्रेम करती है और मृत रजनीकांत के हाथों से अपनी मांग में सिंदूर भरकर उसकी विधवा बन जाती है। किसकी विधवा बन जाती है, रजनीकांत की। मनोरमा रूढ़िवादी सोच वाली है। चंद्रकला की, चंद्रकांता की जो चंद्रकला है उसकी विरोधी है और मुरारी लाल के घर में रहती, उम्र 18 वर्ष है। रूढ़िवादी विचारधारा की है। तो पूछ सकते हैं रूढ़िवादी विचारधारा की कौन सी स्त्री पात्र है, चंद्रकला या मनोरमा। तो मनोरमा है और ये किसके, मुरारी लाल के घर में ही रहती, 18 वर्ष की है। सिंदूर की होली नाटक कथानक। नाटक में चंद्रकला डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल की एकमात्र संतान है, सिर्फ एक ही संतान है। इसकी आयु 20 वर्ष है। चंद्रकला का पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा पाश्चात्य जो है वातावरण में हुई थी। तो पाश्चात्य ने वेस्टर्न कल्चर में जो होता है, वेस्टर्न इन्वायरमेंट जो होता है उसमें हुई थी। इस काल उसका विचार तथा व्यापार स्वच्छंद हो गया था, स्वच्छंद रूप से आए, जैसे वहाँ की स्त्री रहती ना वेस्टर्न की, तो ऐसे ही उसका भी विचार क्या हो गया था, व्यवहार स्वच्छंद थे। चंद्रकला स्वच्छंद तथा उन्मुक्त प्रेम के पक्षधर में थी, स्वच्छंद प्रेम चाहती थी और बंधा हुआ प्रेम नहीं पाती थी, चाहती थी। याद रखना
प्रथम दृष्टि में ही उसने रजनीकांत से प्रेम हो जाता है, यह जानते हुए भी कि रजनीकांत विवाहित है। उसे प्राप्त करने की इच्छा वह रखने लगती है। कला रजनीकांत की सुंदर मुस्कान पर, कला जो है किसकी, बस रजनीकांत की एक सुंदर सी मुस्कान जो स्माइल करता है, उसकी मुस्कान पर वो फिदा हो जाती है, अपना सब कुछ उस पे न्यौछावर कर देती है और अस्पताल जाकर मृत रजनीकांत की उंगलियों से सिंदूर की होली, माथे पे सिंदूर लगाकर सिंदूर की होली खेलती है और उसकी विधवा बन जाती है। नाटक में चंद्रकला केंद्रीय पात्र के रूप में है। तो केंद्रीय सेंटर में कौन सा पात्र रहता है, चंद्रकला ही केंद्रीय पात्र के रूप में आई है। और चंद्रकला को सामाजिक रूढ़ियों का बंधन स्वीकार नहीं है, जो सामाजिक रूढ़ी हर लड़कियों पे लगाए जाते हैं समाज ने बनाए हुए कि पर्दा करना चाहिए, नौकरी करने के नहीं जाने देना चाहिए, शिक्षा थोड़ी सी देनी चाहिए, बाहर लड़कियां जाएंगी तो बिगड़ जाएंगी, शाम के समय मतलब अगर लड़कियां 9 से 10 बजे के बाहर बाद में घर के बाहर हैं तो वो बुरा माना जाए, अकेली लड़की घर के से बाहर जा रही है तो बुरा माना जाए, कोई उसका लड़का फ्रेंड है तब बुरा माना जा रहा है। इसी तरह से अगर किसी से फोन पे चाहे अपने रिलेटिव से भी बात कर रही है तो उससे गलत, कि उसके फोन देख कर कि गलत ही उसका इस्तेमाल हो रहा होगा उसके बारे में, उससे ये सारी चीज़ें लड़कियों के लिए निगेटिविटी थिंकिंग सोची जाती है, मतलब इन सब से वो स्वच्छंद रूह को इन सब का विरोध करती है और रूढ़ियों का जो बंधन रहता है वो स्वीकार नहीं करती है। चंद्रकला को सामाजिक रूढ़ियों का बंधन जो है वो स्वीकार ही नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं करती है। और विवाह के अवसर पे होने वाले वेद मंत्र हो गए उसे नहीं मानती, शंख ध्वनि हवन ब्रह्म भोज ज्योति इन सब में वो बिलीव ही नहीं रखती, कहती ये सारी चीजें बकवास हैं। वह अर्थहीन मानती है कि ये अर्थ है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, मोल ही नहीं है। चंद्रकांता के अनुसार अपनी मुक्ति का प्रयास नारी को स्वयं करना है, स्वयं तथा पुरुष के हाथ की सेज कोई अपना संसार मानने की मानसिकता से बाहर आना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है एक नारी की वो होना चाहिए। वो उन सब चीजों की कि वो ये नहीं समझे कि वो पुरुष के चार हाथ की सेज के लिए ही बनी हुई है, वो घर में चार दीवारी में बंद रहने वाली है, या जानवर की तरह वो घर में रहेगी, जैसा बोलेंगे उसके हस्बैंड या कोई भी घर में जो उसके ऊपर शासन कर रहा है वैसे ही चलेगी, नहीं उसे वैसा नहीं होना चाहिए। उस मानसिकता से बाहर आकर इस इज्जत करते हुए अपने बड़ों की इज्जत करने के साथ साथ और उसे सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लड़की की, कि सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें कौन मान रहा है, ये सारी चीज़ इन सब का कौन कर रहा है, तो ये चंद्रकला करती है। और इसी मानसिकता को इसमें उजागर किया गया, ये पूरा नाटक ये हम देखते हैं। और इसकी जो भूमिका जो है राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी है, तो हम इसकी भूमिका जान लेते हैं कि भूमिका क्या है। सिंदूर की होली समस्यात्मक नाटक है और लक्ष्मी नारायण मिश्र का ये नाटक है। आप देख सकते हैं प्राक कथन में जो भूमिका है, भूमिका हम जान लेते हैं। प्राकन में हिंदी साहित्य की अंगों की भांति नाटक का अंग भी अभी तक कमजोर और शिथिल है। ये बता रहा है कि हिंदी साहित्य में अभी नाटक का जो अंग है वो कमजोर और शिथिल है। क्या है, कमजोर और शिथिल है। ये कौन बोला, राम प्रसाद त्रिपाठी बोल रहे हैं। हिंदी नाटकों का आरंभ एक प्रकार से बाबू हरिश्चंद्र के समय से हुआ था। किसके समय से, बाबू हरिश्चंद्र के समय से नाटक का आरंभ हुआ है, ये बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो आपको पता ही है गद्य की स्टार्टिंग ही कहाँ से हुई है, बाबू हरिश्चंद्र में से हुआ है। भारतेंदु काल के नाटककारों में लक्ष्मण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, श्रीनिवास दास, बद्री नारायण चौधरी आदि उन सज्जनों ने देश के धार्मिक, तो यह नाटककारों में याद रखना है, लक्ष्मण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, ये सारे भारतेंदु युग के आपके राइटर हैं, लेखक हैं। श्रीनिवास दास, बद्री नारायण चौधरी आदि उन सज्जनों ने देश में धार्मिक, नैतिक और सामाजिक परिस्थितियों पर इतना ध्यान दिया कि जीवन के दूसरे अंगों के सोचने अथवा प्रकाश डालने को उनका अवसर ही न रहा। उनके नाटक का विषय प्राय हमेशा ऐसे होते थे। वेट
यस, ऐसे होते जिनकी ओर सर्व जो साधारण लोग होते थे, आम जनता जो होता है उसका ध्यान आकृष्ट करना अत्यावश्यक था। इसी ध्येय को रखकर, इसी चीज को ध्यान में रखकर उन्होंने ऐसे नाटकों की रचना की जिसके द्वारा जनता में स्वाभिमान, वीरता, धार्मिकता आदि के भाव उत्पन्न हो। ये ध्यान रखना, कैसे भाव, कौन सी जनता में? हिंदू जनता में। कैसे भाव? धार्मिक, ये लिखा है ना, हिंदू जनता में स्वाभिमान, वीरता, धार्मिकता आदि के भाव उत्पन्न हो, अथवा मद्यपान, मांसाहार, पाखंड, छूट, वैश्या वैश्यानुराग आदि दोषों की ओर से घृणा जागृत हो। जो कुछ मौलिक कृतियां उस समय हुई वे प्राय उपयुक्त ही के साथ अपना केवल मनोरंजन के निर्मित हुई। इसे अच्छे से समझ लीजिए, ये भारतेंदु युग के मंडल के बारे में जितने भी लेखक है उसके बारे में राम प्रसाद बोल रहे हैं कि कि मांसाहार, पाखंड, छूट, वेश्यानुराग आदि दोषों से घृणा जागृत हो। जो कुछ मौलिक कृतियां उस समय हुई, मतलब समय कृतियां जो छपी गई हैं, प्राय इस ध्येय का साधन अथवा केवल मनोरंजन तक निर्मित थी। इसके अतिरिक्त अनुवादों की भी धूमधाम रही। कुछ जैसे किसी इंग्लिश का हुआ उसका फारसी हिंदी अनुवाद, हिंदी का है तो संस्कृत, संस्कृत का है तो हिंदी फारसी, इन सब में अनुवाद, बांग्ला में अनुवाद, इन सब में अनुवाद भी रहा। संस्कृति, अंग्रेजी और बांग्ला के नाटकों का अनुवाद किया गया। कौन से नाटकों का अनुवाद किया गया है? संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला के नाटकों का अनुवाद किया गया। ये ध्यान रखना है कि कैसे नाटकों का, संस्कृत के, तो ये पूछ सकते हैं। संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला के नाटकों का अनुवाद। तीन नाटक हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पर मैं लगा दे रही हूँ। संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला के नाटकों का अनुवाद किया गया। भारतेंदु के समय में, जो भारतेंदु का समय जो था, आज तक की रचना उपयुक्त ढंग से होती रही। अंग्रेजी नाटकों की छाया भी उनके समय में ही पड़ने लगी थी, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में ही अंग्रेजी युग के नाटकों का छाया जो है हमारे भारतीय पर पड़ने लगी थी, किंतु धीरे धीरे उनका प्रभाव बहुत बढ़ गया। यहाँ तक कि शेक्सपियर के नाटकों के आधार पर रचना रचना करना हमारे नाटकों का आदर्श हो गया। किसके? शेक्सपियर के नाटकों के आधार पर। तो शेक्सपियर का नाम आया है, याद रखेंगे। किसके नाटक के आधार पर? शेक्सपियर के आधार के नाटक जो थे उसके आधार पर जो भारतीय नाटककार थे उन्होंने अपना आदर्श बना लिया था। इस प्रवृत्ति को पारसी नाटक कंपनियों और द्विजेंद्र लाल राय की कृतियों ने खूब दृढ़ और वती बनाया। कौन सी कंपनियों ने? पारसी नाटक कंपनी, याद रखिए, पारसी नाटक कंपनी और द्विजेंद्र राय की, द्विजेंद्र राय जो उनकी, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, इस पे अंडरलाइन कर रही हूँ, द्विजेंद्र राय की कृतियों ने खूब दृढ़ और वेगवती बनाया। हाँ, कुछ लोग संस्कृत शैली का अनुकरण करते रहे और आवश्यकता अनुसार उसको काट छाट कर उसका प्रचार करते रहे। संस्कृत शैली की रक्षा करने वाले में स्वयं बाबू हरिश्चंद्र और आज कल श्री जयशंकर प्रसाद जी प्रमुख हैं। तो जब राम प्रसाद लिख रहे हैं तो जयशंकर प्रसाद उस समय थे, तो बोल रहे हैं उस समय कौन रक्षा कर रहे थे? बाबू हरिश्चंद्र कर रहे थे, और आज जयशंकर प्रसाद कर रहे हैं। यद्यपि अंग्रेजी शैली को जैसी उत्पत्ति हुई वैसी संस्कृत की नहीं हुई। जैसी अंग्रेजी शैली की उत्पत्ति हो रही है, उसके नाटकों को अनुवाद वगैरह किया, उसकी शैली की अकॉर्डिंग चला जा रहा है, लेकिन वैसी संस्कृत की नहीं हुई। उसका हास होता रहा है, उसको क्या होता रहा है? उसको हास हो रहा है, उसको नकारा जा रहा है। जिस समय भारतेंदु के नेतृत्व में हिंदी साहित्य में नाटने लगे थे और हिंदी संसार में शेक्सपियर की आराधना हो चली थी, तो उस समय यूरोप में शेक्सपियर का युग समाप्त हो रहा था। अब भारत में कैसे नाटक लिखे जाने लगे थे? शेक्सपियर की आराधना हो चली थी, शेक्सपियर के जो नाटक लिखे जा रहे थे उसके आधार पर बनाए थे, लेकिन उस समय यूरोप में तो शेक्सपियर का अंत हो रहा था, यहाँ पर शुरुआत हो रही थी, जो भारत में शुरुआत हो रही थी। सन 1875 में इब्सन ने
किसने? इब्सन ने। नाम याद रखे, इब्सन ने। यूरोप में। इब्सन कहाँ पर है? यूरोप में है। इब्सन ने यूरोप के नाटक साहित्य में क्रांति मचानी आरंभ कर दी। 20 वर्ष तक अपने नाटकों द्वारा उसने ऐसा आंदोलन किया और ऐसा आदर्श प्रस्तुत कर दिया जिसके कारण शेक्सपियर का प्रभाव क्षीण हो गया और उसे नए युग का आरंभ हुआ। तो किसने किया, ये पूछ सकते हैं। तो इब्सन ने यूरोप के साहित्य में क्रांति लाई और शेक्सपियर के नाटकों को हास कर दिया। इब्सन के नाटकों ने यूरोप में। इब्सन का नाम याद रखिए और शेक्सपियर का अंत हुआ और इब्सन की स्टार्टिंग हुई। आप ये कर सकते हैं। इब्सन पुरानी परिपाटी के काल्पनिक मिथ्या और विचार शून्य मनोविकारों का कृत्रिम उद्गार समझता था, केवल मनोविनोद के लिए, मतलब अपने को खुश करने के लिए कृत्रिम उद्गार समझता था, केवल मनोविनोद के लिए काल्पनिक काल्पनिक रचनाएं करना जिसका जीवन से वास्तविक संबंध नाम मात्र के लिए ही था, उसने व्यर्थ ही नहीं किंतु हानिकारक समझा। किसी काल्पनिक रचनाओं को क्या करा? हानिकारक समझा। उसे व्यर्थ तो समझा ही समझा, लेकिन हानिकारक समझा है। उसने मनोरंजन को बहुत ही गौण और प्राकृतिक जीवन की समस्याओं को प्रधान स्थान दिया। कैसी समस्याओं को उसने दिया है इब्सन ने? मनोरंजन की बहुत ही गौण और प्राकृतिक जीवन की। प्राकृतिक जीवन जो है हमारा नेचुरल जीवन, नेचुरल लाइफ जो है, प्राकृतिक जीवन की समस्याओं को प्रधान स्थान दिया है। इब्सन की धारणा थी कि मनुष्य का व्यक्तित्व और व्यक्तिक जीवन और आचरण बड़े ही महत्व क्या विषय है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इब्सन को जो पढ़ रहे हैं ना, तो इब्सन के बारे में एक बार जाके आप पढ़ सकते हैं, नेट पे सर्च करके थोड़ी सी लाइन विकिपीडिया पे आप पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ी सी और नॉलेज होगी और फायदा मिलेगा। व्यक्तिक जीवन की सुंदरता पर समाज और सभ्यता की उत्पत्ति अवलंबित है। उसकी दूसरी धारणा यह थी कि वे सब सोच नीच और संहार प्रवृत्ति वही है जो प्रेम की अवहेलना और तिरस्कार करने वाला या दबाने वाला, उसके बराबर कोई दुख नहीं, वह तो साक्षात आत्मघात है। ये सारी बात राम प्रसाद कर रहे हैं। व्यक्ति और समाज के पारस्परिक व्याध और प्रतिभात का इब्सन ने अपनी सारी शक्ति व्यक्ति की रक्षा में लगा दी। तो सारी शक्ति किस में लगा दी? अपनी सारी शक्ति व्यक्ति की रक्षा में लगा दी है। किसने? इब्सन ने। उन दोनों ने द्वंद्वों का चित्रण उसने बड़ी मार्मिकता, कुशलता और प्रवीणता के साथ किया। अपने नाटकों, जो उसके अपने नाटक थे, द्वारा उसने यूरोपीय साहित्य और समाज की निद्रा भंग कर दी है। नाटक रचना शैली, नाटक के विषय और आदर्शों का उसने रुख भी बदल दिया है। किसने? इब्सन ने बदल दिया है। ध्यान रखेंगे, किसने बदला है? इब्सन ने। रुख ही बदल दिया है। तो इब्सन का नाम याद करेंगे। शेक्सपियर के नाटक के अंत हुआ है और इब्सन के नाटक का स्टार्ट हुई थी। इब्सन के विचारों से प्रेरित होकर यूरोप के अन्य देशों में भी नए नए नाटककार उठ खड़े हुए। चारों ओर आंदोलन फैल गया। क्या फैलने लगा? आंदोलन फैलने लगे। इब्सन के विचारों से प्रेरित होने लगे। नाट्य कला की पुरानी पद्धति जिसके आदर्श काल्पनिक चित्रण, बनावट, सजावट और ये के प्रकरण केवल मनोरंजन ही था, लोगों को आरुचिकर प्रतीत होने लगे। अब खाली क्या कहते, काल्पनिक नाटक लिखे जा रहे थे तो ये सारी चीजें उन्हें क्या लगने लगी? आरुचिकर लगने। उनके आज के टाइम की जो समस्याएं चल रही हैं और जो लोगों को अपने दिलों से जोड़ ले, ऐसी समस्याओं को, सामाजिक समस्याओं को उठाना चाहिए। सामाजिक जीवन में क्या क्या चल रहा है, लाइफ, रियल लाइफ में क्या चली, वैसे नाटक लिखे जाने की किसने स्टार्ट करी है? इब्सन ने। और बनावटी बातचीत, दुकान वाक्यों की रचना और कृत्रिमता से लोग ऊब उठे थे। दिनों दिन यह विचार पड़ने लगा कि नाटकों का लक्ष्य सामाजिक जीवन और समस्याओं का विवेचन होना चाहिए। कैसे? सामाजिक जीवन की जो समस्याएं चल रही हैं समाज में, उन पे नाटक लिखे जाने चाहिए। अतएव जीवन की वास्तविक रियलिटी समस्या, जो रियलिटी वास्तविक समस्याएं जो हमारे आ रही हैं, उन पे प्रकाश डालना और सुलझाने के लिए नाटक लिखे जाने लगे। उसमें वास्तविकता थी, एक रियलिटी थी, यथार्थता थी और सत्यता, ट्रुथनेस थी। और धनता बढ़ने लगी, सत्यता की धनता बढ़ने लगी। अब क्या हुआ? उसमें रियलिटी
जो यथार्थवादी है वो आने लगा। यथार्थवाद का रियलिटी से आता है कि उसमें जो रियलिटी चीजें थी, रियल में जो चीजें हो रही थी, समाज में जो घटित हो रही थी, उस पे, उन समस्याओं पर नाटक लिखे जाने लगे। जैसे सिंदूर की होली नाटक लिखा गया। जिस प्रकार नाटकों का लक्ष्य बढ़ने लगा, उसी प्रकार नाट्य कला में भी परिवर्तन होने लगा। कृत्रिमता, जो आर्टिफिशियल नाटक बन रहे थे सोच समझ के, कल्पना के स्तर पे, वो कम हो गए। तड़क भड़क सजग सज धज चटकीपन वांग आडंबर जो थे कि छोड़कर लोग स्वाभाविक रियलिटी की तरफ, सरलता की तरफ आने लगे और बढ़ने लगे। परिणाम यह हुआ कि नए ढंग के नाट्यशालाएं और रंगमंच बनने लगे। अब नए ढंग की नाट्यशालाएं जो थी, रंगमंच थे, स्टेज थे, वो बनने लगे नए तरीके से। और यह आंदोलन फ्रांस में और रूस में स्लोवाकी ने जोरों पे किया था। तो फ्रांस में किसने, ऑथवन ने किया है, आपका नाम याद होना चाहिए। और रूस में स्लोवाकिया ने किया है, तो स्लोवाकी का नाम याद रखेंगे। वेट, वेट 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 वेट, सॉरी। इसी काल में इंग्लैंड में बर्नार्ड शॉ का उत्थान हुआ। किसका, बर्नार्ड शॉ का। इंग्लैंड में किसका उत्थान हो रहा है इसी समय, इंग्लैंड में बर्नार्ड शॉ का। ये सारी बात राम प्रसाद लिख रहे हैं। उसने भी नैसर्गिक जीवन और ईश्वरीय आशय का तारतम्य समझाने एवं उनका सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया। उसके नाटकों में सामाजिक समस्या और सामूहिक अथवा व्यक्तिगत प्रश्नों पर सहानुभूति पूर्वक प्रकाश डालने एवं पथ प्रदर्शन का प्रयास किया जाता रहा। उसने यदि उसको भी आदि से अनेक कठिनाइयां उठानी पड़ी। उसके नाटकों का अभिनय करने के लिए साधारण नाटक समितियां जो व्यापार की दृष्टि से नाट्य करती थी तैयार न थी। कुछ नाटकों का अभिनय सरकार द्वारा मना कर दिया गया, कि सरकार ने कह दिया, गवर्नमेंट ने, कि इस नाटक का अभिनय नहीं होगा क्योंकि वे क्रूचिपूर्ण समझे गए। उसके एक पुराने मित्र आचरण ने उसे तो यह भी समझाने का प्रयत्न किया कि उसके नाटक रचना की शक्ति, क्षमता और योग्यता ही नहीं, अतएव अनाधिकार चेष्टा का प्रत्याग कर उसके और कोई काम उठाना चाहिए। क्योंकि किसके लिए बोला गया है, राइटर के लिए बोला गया है कि उसके नाटक अच्छे नहीं है, उसे कोई और काम उठाना चाहिए, कदम दूसरा कोई कदम उठा ले। किंतु वे अपनी टेक पर जमे रहे और धीरे धीरे उनका सिक्का इंग्लैंड में ही नहीं किंतु यूरोप और अमेरिका में भी जम गया। यहाँ तक कि 1926 में उन्होंने नोबल पुरस्कार भी मिल गया। उनके नाटकों को शिक्षित समुदाय में बड़ा आदर होने लगा और उनके अभिनय करने के लिए समितियां और नई नाट्यशालाएं खुल गई और नाट्य कला की परिपाटी बदलने लगी। यद्यपि यूरोपीय महासमर के कारण जो हुआ था, युद्ध हुआ था, जनता की रुचि कुछ परिवर्तन, विकार उत्पन्न हो गया, किंतु उस पर भी इब्सन, वर्णशा आदि का प्रभाव निश्चित समुदाय वैसा ही जमा रहा। पाश्चात्य देशों की इस प्रवृत्ति से हमारे साहित्य पर प्रभाव पड़ना अनिवार्य था, लाजमी था। यूरोपीय ढंग की शिक्षा, आवागमन और विचार विनिमय का सुगमता कारण साहित्य में आदान प्रदान होने लगा। जो साहित्य थे वहाँ का यहाँ से लेने लगे और यहाँ का वहाँ जाने लगी चीजें, तो आदान प्रदान होने लगा। काय का साहित्य में संस्कृतियों का आदान प्रदान होने लगा यहाँ पर, और व्यापकता इसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई। हिंदी साहित्य के प्रत्येक अंक पर यूरोपीय प्रभाव पड़ रहा है। हिंदी साहित्य के प्रत्येक अंक पर किसका प्रभाव पड़ रहा है, यूरोपीय प्रभाव पड़ रहा है, उसका इफेक्ट पड़ा। नाटक और नाट्यकला उससे बची नहीं रह सकती। नवीन शिक्षा और दीक्षा के कारण शिथिल समुदाय सतर्क मननशील हो रहा था, बुद्धित्व का प्राधान्य होता जा रहा था। अदैव उन नाटकों का जिसमें बुद्धित्व, नैतिकता, स्वतंत्रता आदि गुणों का समावेश है, उत्तरोत्तर गाय और आदरणीय होना अश्वत्थ भावी है। कपोल, कल्पना, कृत्रिमता, आडंबर, पाखंड और खोखले आदर्शवाद के आधुनिक शिक्षित समुदाय के मानसिक, आध्यात्मिक और नैसर्गिक तृष्णा की शांति कदापि नहीं हो सकती, चाहे वे जितने ही सुंदर और मनोरंजक क्यों ना हो। प्राकृतिक जीवन का सामाजिक प्रकाश में अनुसंधान करना और जीवन के तदनुसार नियंत्रण करना ही इस युग का ध्येय हो रहा है। रूढ़ियों की जंजीरों को, चाहे वे लोहे की या सोने की हो, चाहे उन पर धर्म समय समस्या और अतीत सभ्यता की छाया क्यों न पड़ी हो, तोड़ना और साहित्य एवं समाज की स्वतंत्रता और नैतिकता की नींव पर रचना करना ही आधुनिक शिक्षित प्रयास का लक्ष्य है। प्राकृतिक, नैसर्गिक और स्वतंत्र और
अप्रतिविष्टि जीवन की प्राप्ति ही नवीन युग का आदर्श है। यह आदर्श काल्पनिक नहीं, इसमें प्रकृति की तथ्यता, सत्यता और मानुषिक जीवन की वास्तविकता दिखाई गई है। आपार को सुनिश्चित है, अतः इसका भविष्य आशामय और मंगलमय प्रतीत होता है। संभव है कुछ लोग इस मत को स्वीकार न करें, उसका भयावह और नाशक समझे, उन्हें इससे अनियंत्रित स्वतंत्रता का तारण नृत्य दिखाई पड़े, किंतु संसार चक्र इस गति से और है, जगन्यत है, इस ओर संसार को ले जा रहा है। बुद्धि उसका समर्थन कर रही है और प्रकृति उसको उत्तेजना दे रही है। भविष्य में इसका क्या परिणाम होगा, इसको कौन कह सकता है, किंतु अभी तक उसका मार्ग अभी तक उज्जवल दिखाई नहीं दे रहा है। प्रस्तुत नाटक में, अब इसमें बताइए, जो नाटक है यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रचयिता श्री लक्ष्मी नारायण जी को इब्सन, तो इन्होंने लक्ष्मी नारायण जी को इब्सन, वरंदिशा आदि प्रमुख नाटकों के विचारों और भावनाओं से प्रेरित होकर, किसके विचारों से प्रेरित थे लक्ष्मी नारायण, पूछ सकते हैं। इब्सन और वरंदिशा के विचारों से प्रेरित होकर हिंदी नाट्य साहित्य में नवीन धारा का प्रचार करने की चेष्टा की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूछ सकते लक्ष्मी नारायण, इब्सन और वरुण शाह के, इतना लिख लेंगे कि ये इनके इससे क्या थे, प्रभावित थे, ये आपको पता होना चाहिए। अपूर्व पूर्व प्रकाशित नाटक मुक्ति का रहस्य की भूमिका में इन्होंने अपने विचार जोरदार शब्दों से स्पष्ट किए हैं। तो अपने पूर्व प्रकाशित नाटक जो था इनका, सबसे पहले जो इससे पहले जो प्रकाशित नाटक हुआ था मुक्ति का रहस्य, इसकी भूमिका में इन्होंने अपने विचार जो है जोरदार प्रस्तुत कर दिए थे। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अपने स्वयं विचार दिए कौन से नाटक में, मुक्ति का रहस्य में। आप कहते हैं कि बुद्धिवाद किसी तरह का हो, किसी कोटि का हो, या साहित्य की हानि नहीं कर सकता, ये किसका कथन है, ये पूछ सकते हैं। तो लक्ष्मी नारायण ने स्वयं ही अपने नाटक के बारे में कहा है, ये बात इन्होंने इस नाटक में राम प्रसाद ने लिखी है। हिंदी के समाज लोक के लक्ष्य के क्या, हिंदी समालोचकों के लक्ष्य करके आप लिखते हैं, इन दिनों हमारे समालोचक साहित्य या कला भीतर सबसे पहले ये खोजने लगते इन चीजों में लोकहित का उपदेश या सदाचार की व्याख्या कहाँ और किस रूप में हुई है, किंतु इन बातों की कला क्या संबंध, कला का क्या संबंध, कलाकार इस तरह का उपदेशक तो नहीं है, वह जो कुछ भी कहना चाहता है उसके निजी प्रयोग की बातें होती, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इन बातों का सवाल तो यहाँ उठता ही नहीं है। यहाँ यहाँ तो जो भी है कला अनंत स्वानुभूति, जिसकी एक नजर में कल्याण की दुनिया बसती चलती है, क्या कल्याण की। इसलिए जिंदगी कोई भी संकीर्ण परिपाटी धर्म या सदाचार की नहीं, निश्चित कसौटी साहित्य और कला की कोई भी प्रभावशालिनी व्याख्या आंख मूंद का स्वीकार कर लेना यही नहीं व्यक्तिगत विकास में बाधा डालेगी, एक प्रकार से घातक भी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ये जो राम प्रसाद ने लिखे हैं, इम्पोर्टेंट कथन है जो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ तक ये सारे इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। तत्वता ये बात ठीक है, किंतु इनका व्यवहारिक बनाने में अनेक उलझने और कठिनाइयां युवक मिश्र जी ने उनका अनुभव करते, जैसा कि उनका उपयुक्त भूमिका से प्रतीत होता है। इन समस्याओं को हल करना सरल काम नहीं, अतएव कोई आश्चर्य नहीं कि भविष्य में निहार से आक्रांत है। मिश्र, अब यहाँ पर राम प्रसाद बता रहे हैं कि मिश्र जी के नाटकों में ना तो अनेक पात्र है, ना गाने या कविता पाठ की सामग्री है। तो इनके नाटकों में आपको पता होना चाहिए अनेक पात्र भी नहीं मिलेंगे, गान या कविता का पाठ भी नहीं मिलेगा इनके नाटकों में, आपको पता होना चाहिए। और ना ही अनावश्यक दृश्यों का परिवर्तन है, बदलाव की अनावश्यक हर समय दृश्य का परिवर्तन करते हैं। इनके नाटकों का पट विस्तार भी इतना नहीं कि उसमें विभिन्न देश काल व्यवस्था और घटनास्थलों की विभिन्न समय भरती और आधुनिक यूरोपीय शैली के अनुकूलन उनमें मिले गिने चुने आवश्यक पात्र और व्यापार भी सुसंगत और नियंत्रित है। आपके कुछ शुरू के नाटकों में ही कुछ अनावश्यक बातों के विस्तार का दोष आगे आता है, किंतु वह अब धीरे धीरे जा चुका है। ये सारी बात राम प्रसाद लिख रहे हैं। उपयुक्त विशेषता है, तो यहाँ पर बताते कि ये विशेषता है नाटक सिंदूर की होली में भी है, इसमें रंगमंच की रचना और इसके संचालन का संबंध भी सुगमता
पहले से अधिक ध्यान दिया गया। नाटक का समय थोड़ा है, घटना स्थल भी एक है, केवल थोड़ा सा हेरफेर है। इस बात में भी 5 या 6 हैं। प्रत्येक पात्र का अपना अपना व्यक्तित्व है, प्रत्येक का विकास अपने अपने ढंग का है, प्रत्येक की भावना उसके व्यक्तित्व को चित्रण सहानुभूति पूर्वक किया गया है। यहाँ तक कि मुरारी लाल का भी चित्रण सहानुभूति शून्य नहीं है। मनोरमा और चंद्रकला दोनों शिक्षित स्त्रियां हैं, उनमें कोमलता, सहिष्णुता और उच्च आदर्श की अद्भुत सम्मिश्रण है। दोनों में अनुराग और त्याग का चमत्कार है। चंद्रकला ने प्रेम का जो आदर्श रखा वह पौराणिक चित्रों से कम नहीं है, पौराणिक जो चित्र है उससे कम नहीं। मनोरमा ने दूसरा आदर्श खड़ा करने का प्रयत्न किया, किंतु मनोशंकर ऐसी विक्षिप्त दशा में था कि वह उससे सहयोग न कर सका। दोनों चित्रों को सूक्ष्म भेद नाट्य रचयिता ने चंद्रकला के द्वारा कहलवा दिया कि तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ये, तुम्हारी मजबूरी पहले सामाजिक फिर मानसिक हुई, मेरी मजबूरी प्रारंभ से ही मानसिक हो गई। दूसरे अंक में मनोरमा और मनोशंकर का और तीसरे अंक में चंद्रकला और मनोरमा का वार्तालाप ओज और विचारपूर्ण है। मिश्र जी का प्रयत्न सर्वथा सराहनीय है। उनका यह प्रस्तुत नाटक कलागत प्रौढ़ता और विवेक का द्योतक है। संभव इस विशेष छानबीन करने पर चित्रित दोष और देख पड़े, लेकिन इसके लिए तो एको ही दोषों गुण संधिपाते निपंजदो किरियो क्वेवका, और इसलिए उनकी रचनाएं आदरणीय है। नाटक साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, अतएव हम उनका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि हिंदी संसार में उनकी कृतियों का आदर करेगा, उनका उत्साह को बढ़ाकर उनके अपने आदर्श को प्राप्ति और हिंदी साहित्य की वृद्धि में, हिंदी साहित्य की श्री वृद्धि में सहायता देगा। ये सारी बात राम प्रसाद त्रिपाठी लिख सकते हैं। तो प्रत्येक भूमिका जो है किसने लिखी है इस नाटक की, तो राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी है। तो क्या क्या जो इम्पोर्टेंट कुछ बात थी 4 से 5 वो निकल के आती हैं। इब्सन का नाम आता है, शेक्सपियर का नाम आता है, उनके शेक्सपियर का अंत होता है, इब्सन की शुरुआत होती है। और इब्सन का प्रभाव भारतीय साहित्य में भी पर देखने को मिलता है, और यही इब्सन का यूरोपीय प्रभाव और यहाँ पर किसके नाटकों में सिंदूर की होली में भी दिखाई दिया है। तो आपको पता है सिंदूर की होली के पात्र अब जान लो, जैसे रजनीकांत, मनोज शुंकर, मुरारी लाल, माहिर अली, भगवंत सिंह, हरनंदन, चंद्रकला, मनोरमा, डॉक्टर और कुछ और लोग भी हैं। इन सब के बारे में बताया गया। सिंदूर की होली नाटक हम जो अब देख रहे हैं, अब याद है जो इसका कथानक स्टार्ट हो रहा है तो बरसात का दिन है। किसका दिन है? बरसात का दिन। बहुत इंपॉर्टेंट यहीं से पूछ सकते स्टार्टिंग। बरसात का दिन प्राय एक पहर दिन चढ़ चुका है, एक पहर हो चुका है, दोपहर अभी नहीं आई है, एक पहर खत्म हो रहा है, लेकिन आकाश में घने बादल होने के कारण मालूम हो रहा है कि अभी सवेरा हो रहा है, सुबह का टाइम है। डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल का बंगले के सामने की ओर एक बड़ा कमरा है, जिसमें अंग्रेजी ढंग के एक दूसरे से लगे हुए सामने की ओर 4 दरवाजे हैं। कैसे ढंग के हैं? अंग्रेजी ढंग के दरवाजे हैं। तो पूछ सकते हैं कैसे ढंग के दरवाजे थे? अंग्रेजी के ढंग के दरवाजे हैं। 4 दरवाजे। कितने हैं? 4 दरवाजे। संख्या याद, अंग्रेजी ढंग के 4 दरवाजे। दरवाजे इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट बता रही दरवाजे ये इंपॉर्टेंट है। दरवाजे सभी खुले हुए हैं और कमरे के बीच में एक बड़ी मेज, चारों ओर लकड़ी की कुर्सियां रखी हैं। किसकी कुर्सियां रखी हैं? लकड़ी की। मेज पर एक अंग्रेजी अखबार, तो अंग्रेजी अखबार रखा है, एक तश्तरी रखी है, पान, इलायची और उसके पास ही गोल्ड फ्लैग सिगरेट डिब्बा और दिया सलाई पड़ी है। मैचिस्टिक जो होती है दिया सलाई पड़ी है, मैचिस्टिक बोलते हैं माचिस को, दिया सलाई। दूसरी ओर की दीवार में 2 अलमारियां हैं, जिनकी मोटी मोटी पुरानी किताबें रखी हैं, जिनकी जिल्द उखड़ गई है। जो जिल्द होती है वो उखड़ चुकी है पुरानी किताब। तीसरा वहां का दृश्य का वर्णन कर रहे हैं, कथानक में बताया गया है। जिनका कपड़ा सड़ गया और गंदी दफ्ती दिख पड़ती है। कमरे के सामने मेहरबदार गोसवार है, जिसके खंभों में सीमेंट कहीं कहीं उखड़ गया और भद्दी ईंटें दिख पड़ रही हैं। तो वहां के बता रहे हैं कि ईंटों का सीमेंट उखड़ गया है। गोसेवारे में दीवार के किनारे बहुत सी 2 कुर्सियां रखी हैं। गोसेवर के दोनों ओर 2 गोल कमरे हैं, जिनके एक दरवाजे गोसेवोर में है और एक पीछे की ओर बड़े कमरे में बंगले के भीतर भाग में जाने का रास्ता है। मुरारी लाल का मुंशी माहिर अली जो मुंशी माहिर अली जो का मुंशी है,
सॉरी 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 माहिर अली को भेज। माहिर अली बाहर की ओर से कमरे में प्रवेश करता है। माहिर अली मेज की पर चीजें इधर उधर करता है, अपने अंगोछे से कुर्सियों को इधर उधर हटाकर झाड़ता और फिर उन्हें ठीक जगह पर लगाते। तो मुंशी है माहिर अली, जो घर का काम वगैरह भी करते। भीतर से मुरारी लाल से, अंदर से अब मुरारी लाल का प्रवेश हो रहा है, एंट्री हो रही है। बाहर से कौन गया है, याद रखना, माहिर अली गया है। मुरारी, कहाँ चले गए थे, 9:30 हो रहा है, 9:30 का टाइम है, 9 बजे के आसपास का सुबह का टाइम बताया था ना, तो 9:30 हो रहा है, कहाँ चले गए थे तुम। अब पूछ रहे हैं। अब आज मुकदमे अधिक हैं, घराटे भर के बाद, घंटे भर के बाद मुझे चला जाना पड़ा और तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम कहाँ हो, कि आज मुकदमे बहुत हैं। आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठता और सिगरेट जलाकर पीने लगता है। कौन, मुरारी लाल जो है वो। माहिर अली, आए थे उनके भतीजे। अब माहिर अली के आए थे उनके भतीजे, मुरारी लाल कल किन के भतीजे आए थे, किसके भतीजे। माहिर अली, राय साग भगवंत सिंह के भतीजे यहाँ वकील हैं। जहाँ वही जो बातें हुई थी परसों, जो आए थे वो आए थे, किसके, भगवंत सिंह के। मुरारी, उससे अच्छा, सिर पर हाथ रखकर, यहाँ पर हाथ रख रहे थे, अच्छा आजकल बात याद ही नहीं रहती। हाँ तो क्या तय रहा, मनोज को के विलायत जाने का खर्च इनसे वसूल कर लो, इसी में तुम्हारी चालाकी है कि अब मनोज को पे तुमने जो पैसा लगाया था विलायत जाने का खर्च जो था, तुम इन्हीं से वसूल कर लो। तो वह तैयार भी है, लेकिन एक बात, वाली बात क्या है, माहिर अली, पट्टीदार का झगड़ा है। उस दिन तो जो लड़का आपसे मिलने आया था उसकी उम्र 17-18 साल के करीब थी। उसके बाप भरे अभी मरे अभी साल भर हुआ है। जो 17-18 शंकर की बात हो रही है, आप देख सकते हैं कि उसके मरे हुए अभी 1 साल भर हुआ। अब उसी से कमजोर और गरीब समझकर राय साहब उसके हक भी हड़प लेना चाहते हैं। बेचारा उस दिन रोने लगा था, एक ही खानदान, एक ही खून। अब कौन है, राय साहब उसके चचा हैं, जो उसका भी हक लेना चाह रहे हैं। भाई भतीजा वाद हो रहा है, भाई के मरने के बाद क्या होता है कि उसके भतीजों को जमीन जायदाद नहीं मिल जाए, हमारी रहे, इसलिए वहां तक कि लोग आज के समय में कर देते हैं, उनका कत्ल कर देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं, उन्हें जेल भिजवा देते हैं, मारकाट करते हैं, जरा सी किसके खातिर, पैसे की खातिर, जमीन की खातिर। ये सारी चीजें खानदान में, कि कहते खानदान का एक ही खून है, फिर भी उनमें आपस में क्या झगड़ा है, और उनके अपने भतीजे का ही भाई, घर लड़का उनका अपना लड़का जैसा हुआ, उसका क्या कर रहा है, हक हड़प रहे हैं। सॉरी। हरिलाल कहता है, जो डिप्टी कलेक्टर है वो बोलता है, अच्छा तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, मैं खूब जानता हूँ भगवान बड़ा जालिम है, लाखों रुपया रैयत को लूट कर जमा किया है। अभी तक ऑनरेरी मजिस्ट्रेट था, इस साल राय साहब भी हो गया, उधर का सारा इलाका उसके रौब में है, वो चाहेगा कर लेगा, और फिर क्यों ना करे, उसकी ओर देखते रहो, क्योंकि वो पैसे वाला इंसान है, जो चाहे करवा सकता है। माहिर अली, वह तो राजी है देने को, 10,000 लेकर तो वह अभी आ रहा है, 10,000 लेकर आ रहा है, लेकिन उस लड़के की जान जाएगी। तो अगर तुम चुपचाप रहोगे तो उस लड़के की जान चली जाएगी, तुम 10,000 रुपये रख लो, तुम कुछ मत बोलना। हुजूर को खुश कर लेने के बाद उसकी जान ले लेगा, पुलिस उसकी राय की है, इधर आपकी ओर से भी वह बेखौफ हो जाएगा कि आप कुछ नहीं करेंगे। अगर आप 10,000 रुपये ले लेंगे तो वो चुप हो जाएगा कि आपने रिश्वत ले ली है, और आप उस लड़के के लिए कुछ नहीं करेंगे तो उस आपकी तरफ से देहात के लोग उसके दबाव में रहेंगे ही, और जो देहात के गांव के लोग उसके दबाव में रहेंगे, तो इसलिए वो भी कुछ नहीं बोलेंगे। मुरारी, हाँ क्या इसलिए, मेरे हुजूर, मुझे तो उस बदकिस्मत लकड़े पर रहम हो रहा है कि उसे कैसे मारा जाएगा, मतलब है मुरारी लाल, लेकिन इसमें हो ही क्या सकता है हमारे, उससे तो दूर, उससे तो हुजूर जो कुछ कहोगे मान जाएगा, मतलब उस वो लड़का ऐसा है, उससे आप जो कुछ कहे वो मान जाएगा। राय साहब को भी दबा कर सुलह करा दीजिए, राय साहब को भी दबा करके सुलह करा दीजिए, दोनों में, भाई भतीजे में, तो वो भी मान जाएगा। राय साहब को भी मना दीजिए, उसकी जान तो कम से कम नहीं जाएगी। ये बात कौन कह रहा है, माहिर अली कह रहा है। मुरारी लाल कुछ विरक्त होकर, अच्छा देखा जाएगा, मनोज को रुपया तो मिल गया होगा अब तक, जो मनोज है उसका, मनोज को रुपया मिल गया या नहीं, मेरा मिल गया होगा, आज मिल जाएगा, देखना कहीं उसे मालूम ना हो जाए कि मैं उससे 10,000 रुपया ले रहा हूँ। किससे सर,
कहते किसी सर का मुरारी, मनोज शंकर को वह बात केवल तुम ही जानते हो, मैं नहीं जानता। लेकिन आप यह बार बार क्यों कहा करते हैं, उसमें भी तो मैं ही है, उसी उसमें भी तो मैं ही। मुझे इस बात का बड़ा दुख है, मनोज अगर जान जाएगा कि उसके पिता ने मेरी वजह से आत्महत्या की, किसने, मनोज ने आत्महत्या की थी। चुप होकर जैसे किसी गहरी चिंता में पड़ जाते हैं। 10 वर्ष का समय निकल गया है, अभी तक तो बात छिपी हुई है। 10 साल हो गए इस बात को कि मैंने उसके पिता की हत्या करवाई थी, मनोज के पिता की हत्या करवाई है। 10 वर्ष निकल गए, लेकिन मुझे आगे डर लगता है। अभी तक तो बात छिपी हुई है, लेकिन अगर किसी दिन खुल गई तो मेरे मुंह पर स्याही पड़ जाएगी, कालक पुट जाएगी, और मैं किसी काम का नहीं रहूंगा। माहिर अली, मतलब क्योंकि ये भी मजिस्ट्रेट है, डिप्टी है ये। माहिर अली कुछ रूखे स्वर में, हुजूर अगर मुझ पर शुबा करते हो, शक करते हो, मुझे जवाब दे दें। मुरारी एक कर, मैं तुम पर शुबा करूंगा, मैं तुम पर शक करूंगा? तबीयत बेचैन हो जाती है तो कभी कभी ऐसे बातें निकल जाती है। तुमको और मनोज शंकर को प्रसन्न रखने में अगर मेरा सब कुछ बिगड़ जाए, तब भी मुझे चिंता नहीं। वो तुम्हें खुश रखना है और मनोज को खुश रखना है, क्योंकि उसके पिता की हत्या करवाई है मैंने। जा जरा भीतर जाकर चंद्रकला से पूछो, सवेरे की डाक में कोई जरूरी पत्र तो नहीं आया। अब कहते चंद्रकला जो है इनकी बेटी है, कहते जाके चंद्रकला से पूछो कोई डाक में चिट्ठी तो नहीं आई। माहिर अली का प्रस्थान होता है। मुरारी कमरे में बेचैन होकर इधर उधर टहलने लगता है। मुरारी लाल की अवस्था इस समय प्राय 40 वर्ष के आसपास है, और स्वस्थ शरीर, आंखें छोटी लेकिन चमकती हुई हैं, और घने काले बाल जो पीछे की ओर घूमे पड़े हैं, दाढ़ मूछे बनी हुई हैं, कमीज चौड़ी, मोहरी का पजामा और पंजाबी जूता पहने हैं। कैसा जूता पहने हैं? पंजाबी जूता पूछ सकते हैं। कमीज चौड़ी है, मुहार पजामा है। इस वेश में मुरारीलाल पूरा युवा मालूम हो रहा है। कैसे मालूम हो रहा है? युवा दिख रहा है, जवान की तरह। चंद्रकला के साथ माहिर अली का प्रवेश होता है। किसका प्रवेश हो रहा है? चंद्रकला के साथ माहिर अली का प्रवेश हो रहा है। चंद्रकला मुरारी लाल की लड़की है। किसकी लड़की है? चंद्रकला मुरारी लाल की लड़की है। ये तो चंद्रकला की अवस्था 20 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन उसकी आकृति, लड़कपन की सरलता झलकती है, जो उसकी सुंदरता और भी लुभावनी बना रही है। वह हल्के हरे रंग की रेशमी साड़ी पहने। कैसे रंग की साड़ी पहने हैं? हल्के हरे रंग की, ग्रीन रंग की, जो बिल्कुल लाइट ग्रीन है, उसकी रेशमी साड़ी पहने, जिसके आंचल और किनारों पर जरी का काम बना हुआ है। यही काम भी याद रखे, उसके कैसा काम बना हुआ है? जरी का काम। मुरारी लाल बाहर अरियो को देखकर, बाहर जाओ, शायद आ रहे हो। चंद्रकला की ओर ध्यान से देखते, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, तबीयत ठीक है? चंद्रकला मुस्कुराने का प्रयत्न करती, नहीं तो। मुरारीलाल कुर्सी पर बैठते, नहीं क्यों, तुम उदास हो रही हो? कोई पत्र? एकटक उसकी ओर देखने लगते। चंद्रकला कुछ सहम कर, लखनऊ से उनकी बीमारी फिर उमड़ गई थी। किसी दिन 2 घंटे से अधिक बेहोशी में रहे। धरती और की ओर देखने लगी मुरारी। मनोज स्वयं अपनी बीमारी बढ़ा रहा है। बता रहा है कि मनोज के बारे में बात कर रहे हैं। मनोज स्वयं अपनी बीमारी बढ़ा रहा है, ये अवस्था ही ऐसी होती है। पिछली बार गया था, नियम से ना तो भोजन करता है और ना नियम से सोता है। रात को लड़के हॉस्टल में सोते रहते, और वह कमरा बंद कर पार्क में जाकर बांसुरी बजाता। इस तरह स्वास्थ्य तो बिगड़ेगा ही। मनोज के बारे में पत्र आया होगा, उसकी तबीयत खराब है, तो इसलिए वो बेचैन रहती है, हो जाती है उसका पत्र पढ़कर, क्योंकि ये इसकी तरफ आकर्षित होती है। सोचने की मुद्रा में, उसका भाग्य तो मैं नहीं बदल सकता, अपनी ओर से तो मैंने तुम्हें दूसरे के लिए, कोई कहाँ तक अपनी जान ना मालूम, इस संकट में, झंझट में कब छुट्टी मिलेगी। चंद्रकला के संदेह और उद्देश्य की ओर देखती है। चंद्रकला, लेकिन यह झंझट भी तो आपने स्वयं नहीं, तो उसके आपका संबंध नहीं है, स्वयं ही तो लिए, नहीं तो उनसे आपका कोई भी संबंध नहीं। कैसी बात कर रही हो? मैं क्या करता हूँ इसकी आलोचना तुझको तुमको नहीं करनी चाहिए। मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, तुमको आलोचना नहीं करनी चाहिए। मैंने कुछ कहा तो नहीं? मुरारीला हाथ हिलाकर, चुप रहो। कहा क्यों नहीं? मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। वह तुम्हें कैसे मालूम? मेरे मित्र का लड़का है। मरने के समय उसने मेरी गोद में डाल दिया था, इसलिए मैं उसके लिए इतना चिंतित रहता ना। अपने मित्र को तो इसने मरवा दिया था, लेकिन ये बात मनोज को ना पता चल जाए, इसलिए वो डरता है। लेकिन अब उसके पास ये है लड़का, तो मनोज के लिए, तो वो उसके लिए चिंतित भी रहता है, कहीं बात खुल ना जाएगी उसके पिता की मृत्यु उसने करवाई। जब तक वह स्वयं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाएगा, मेरा कर्तव्य उसके साथ ही रहेगा। अच्छा तो आप मुझे क्षमा करें। मुरारीलाल, यह क्षमा तो
तुम नहीं मांग रही हो, तुम्हें जो मैंने बीए तक की अंग्रेजी पढ़ा दी तुम्हारी, इसने कहाँ तक की पढ़ी है, बीए तक अंग्रेजी पढ़ा दी, बीए करा हुआ ग्रेजुएट लड़की है, तुम्हारी वही पढ़ाई क्षमा मांग रही है। जाओ भीतर, आजकल की शिक्षा में शब्दों का खिलवाड़ खूब सिखाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजकल की शिक्षा में शब्दों का खिलवाड़ खूब सिखाया जाता है। मुरारी लाल का कथन है, इम्पोर्टेंट कथन है, इम्पोर्टेंट कथन है, ध्यान रखेंगे। सिंदूर की होली आगे है, चंद्रकला का प्रस्थान हो जाता है, आगे चली जाती है। मुरारी लाल तश्तरी के पान निकाल कर मुंह में डालते हुए माहिर अली का फिर प्रवेश होता है। माहिर अली आ गए, एक आदमी और साथ में है। मुरारी जल्दी से उठकर, मैं भीतर जा रहा हूँ, रुपया लेकर भीतर चले आओ, उन लोगों को यहाँ बैठा कर, फिर मैं थोड़ी देर में यहाँ आऊंगा। माहिर अली लेकिन मैं भीतर बता, कोई बात नहीं, तो फिर मैं आ जाऊंगा। माहिर फिर प्रस्थान हो जाता है। माहिर अली गोसवारे में जा खड़ा होता है। भगवत हरनंदन सिंह का प्रवेश होता। कौन आ रहा है, भगवत सिंह आ रहा है। भगवत सिंह माहिर अली का हाथ पकड़, साहब कहाँ है। माहिर अली का हाथ पकड़ा कि साहब कहाँ है। माहिर अली रूखे स्वर में, भीतर है, चलिए बैठिए। कमरे के भीतर हाथ उठाकर संकेत करता। भगवत सिंह कातर होकर, आप नाखुश क्यों हो रहे हैं, मैं आपको भी खुश कर तब यहाँ से जाऊंगा। उनका हाथ पकड़कर, चलिए आप भी भीतर चलिए। तो माहिर अली को भी भीतर ले जाता। माहिर अली भगवत सिंह और हरदन सिंह के साथ कमरे में प्रवेश कर मेज के पास जाकर खड़ा हो जाता। तो यहाँ माहिर अली है, भगवत और हरदन नंदन, ये तीन लोग आए। माहिर अली बोलते हैं, बैठिए आप लोग। भगवंत सिंह, बैठिए आप पहले। हरनंदन की ओर देखते हुए, आप भी बैठिए। सब बैठने लगते हैं। और फिर माहिर अली, आप बैठते क्यों नहीं साहब, कड़े शब्दों में माहिर अली बोलता है, यहाँ का इंतजाम हो जाएगा, आप चुपचाप बैठिए। भगवंत और हरनंदन सहम कर बैठ जाते हैं। हाँ कहिए, लाए हैं। भगवंत सिंह हरनंदन की ओर, हाँ लाया गया है साहब। को माहिर की ओर देखता है। माहिर अली, साहब लोग अपने हाथ से नहीं लेते। हाथ हिलाकर धरती की ओर संकेत करते हुए उसकी छड़ ऊपर को उठाकर, यहाँ और वहां जवाब देने को भी कुछ चाहिए। जिस दिन हिसाब होगा उस दिन के लिए अपने हाथ से नहीं लेते। निकालते क्यों नहीं, रखिए यहाँ इस मेज पर। यहाँ रिश्वत की बात हुई कि 10,000 रुपए लाए हैं या नहीं लाए हैं, वो यहाँ रख दिए। साहब को नहीं लेंगे, मैं उनकी तरफ से मैं लूंगा। ये कौन बोल रहा है, माहिर अली बोल रहा है। भगवंत सिंह कुछ सहम कर हरनंदन को संकेत करता है। हरनंदन कुछ सी से कुछ ऊपर उठते हुए कुर्ते के नीचे दोनों हाथ में जाकर से कोई गांठ खोलता है और एक रुमाल से जिनमें 20 के नोट बने हैं मेज पर रखता है। 20 के नोटों का 10,000 रुपए है। ध्यान रखना है किसके 20 के नोट है। जिन, हाँ, रुमाल के बीच में नोट बने मेज पर रखता है। भगवान का रुमाल गांठ खोलकर मेज पर रखता है। 20 के नोट नहीं, बीच में से निकालता है। अच्छा, हाँ। भगवान सिंह माहिर अली की ओर दृष्टि से देखते हुए गिन लीजिए। भगवान की ओर तीव्र दृष्टि देखते हैं माहिर अली। कहिए भी कितना है, यहाँ चढ़ आने पर आप झूठ नहीं कह सकते। झूठ का रोजगार तो आप लोग देहातों में करते हैं, लगान वसूल करने पर और बिरादरी में। इम्पोर्टेंट कथन है मैं माहिर अली का, इम्पोर्टेंट है। भगवान सिंह, 10,500 है। अच्छा तो 500 और। हरदन मुस्कुराते, 500 आपके लिए है, 10,500 लाया हूँ। 10,000 उनके यहाँ, 500 आपको दे रहा हूँ। तो 500 रुपए किसके लिए लाए थे, माहिर अली। हरदंदन मुस्कुराते, 500 आपके लिए। माहिर, मेरे लिए 500। हरदंदन जी, आपके लिए। भगवान की ओर संकेत कर, आपने बाबू साहब को समझाया क्या, इस कलेजे का आदमी इस जिले में नहीं है। इस कलेजे का आदमी इस जिले में नहीं है। हाँ साहब, अभी आपका कभी सबब साहब का नहीं पड़ा, नहीं तो आप बाबू साहब को समझ गए होते। इस जिले में कोई ऐसा अफसर नहीं है। तो जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आपको जिला कलेक्टर हैं आप बोलते हैं, जैसे ऑफिसर होते हैं, तो इसी तरह से आईएएस ऑफिसर की तरह है, जो ये क्या ले रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं 10,000 रुपये। इनकी तबीयत न जानता हो, लाखों रुपए इन्होंने हाकिमों के लिए खर्च कर दिया है। माहिर अली की ओर देखकर मुस्कुराने लगता है। माहिर अली कुछ सोचकर, अच्छा वह अलग कर दीजिए। हरनंदन 5 नोट निकाल कर अलग कर देता है। मतलब 100 के नोट, 5 नोट निकाल कर वो अलग कर देते हैं। यहाँ पर 100 के 100 नोट है। हरनंदन की ओर देखता है। अब इसमें 100 के 100 नोट है। यहाँ 20 के लिए 100 के नोट दिए हैं, 100 नोट, जब ये 10,000 होंगे। जी हाँ, माहिर अली देखा, हाँ ले चाहिए। माहिर अली अनिश्चापूर्वक 5 नोट उठाकर अपने जेब में रख लेता और शेष नोट दोनों हाथों में पकड़कर जल्दी से भीतर निकल जाता है। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे हाथ में आग लेकर भागा जा रहा हो। हर सा, हरनंदन सिंह, साहब से इनकी शिकायत करनी चाहिए, मालूम होता कहीं का नवाब है। भगवान सोचे, क्या कहा जाएगा। नंदन, किससे। भगवान सिंह, सबसे, साहब से और किससे।
आप चुपचाप बैठे रहिए, मैं सब कह लूंगा, साल भर से इतनी तनख्वाह नहीं मिलती, अब क्या। भगवान, तुम्हारा ही तो भरोसा नहीं, अब तक तो मैं, वह लौंडा मेरी इज्जत बिगाड़ दिया होता। हाँ, यह कहा जाएगा कि इसकी ओर ध्यान से देखा, तुम उसके चचा हो, उसके बाप के मामा के लड़के हो। तुम उसके चचा हो, उसके बाप जो है उसके मामा के लड़के हो, मतलब चचा लगता है सगा चचा ना होकर इसके बाप का जो मामा है, जो इसका दोस्त था, तो उसका मतलब उसके मामा का लड़का है। तो लड़का तो इसका मेरा चचा हुआ, कजन मामा। तो तुमको भी उसकी चाल चलना पसंद नहीं, क्यों? ठीक होगा ना हरनंदन से कि मेरे दो लड़के हैं, एक भी काम ना आए। अगर आपके बारे में मेरे मन में कुछ भी कपट हो, रिश्तेदारी की परवाह मुझे नहीं, बने थे जब भाई साहब जीते थे तब मुझे क्या दे दिया, अब बिगड़ जाने पर सब अपने ही लिए, कोई ठिकाना नहीं, मुझे क्या दे देंगे। भगवंत सिंह मुस्कुरा, क्यों, तुम्हारा मकान उन्हीं की लकड़ी से बना था? फिर मुस्कुराता है, आप भी दो पेड़ के, इतनी बात, इतनी लकड़ी से अपने थाने में सिपाहियों को दे दिया। भगवंत सिंह कहते हैं, दस्तावेज मैं फेर दूंगा, मैं समझूंगा तुम मेरे सगे नातेदार हो, और नातेदार को छूटा नहीं मालूम होता, नहीं उस घर में नहीं, कोठी की कितना देना होगा। हरदंत सिंह आपसे लेकर वही 1,000 दिया है। मतलब ये सारी बातें आपस में कर रहे हैं, कह अब ये भतीजा लगता है, उसे मरवाने की बात कर रहे हैं, किसी तरह से वो मर जाए, उसकी जितनी भी जमीन जायदाद है वो इन लोगों को मिल जाएगी। 1,000 ओवर सूद कुछ 150 और इस बार चल कर 1,500 और ले लो, बंगले की सीमेंट और किवाड़ भी लगवा लो, हो जाएगा सब इतने में। हरनंदन सिंह, अच्छी तरह से सब कुछ हो जाएगा इतने में, कोठी का हिसाब भी साफ हो जाएगा और बंगले का काम भी खत्म हो जाएगा। भगवंत सिंह, तुम्हारे यहाँ आता तो कुछ खिला दिया जाता है, झगड़ा साफ हो जाता। हरनंदन सिंह कहता है, अभी हरनंदन और भगवंत सिंह वहां बैठे बैठे बात कर रहे हैं। हाँ लगता था, लेकिन आप नहीं जानते, वह 18 वर्ष का लड़का है, चालाकी में आपसे कम नहीं है। सिर्फ 18 साल का तो है, लेकिन चालाकी में आपसे कम नहीं है। मनोज की बात हो रही है यहाँ पर। इस बार तिलक में दुनिया में दिखलाने के लिए मैं उसके शत्रु के साथ हूँ। अब क्या है, तिलक में दुनिया को दिखाने के लिए मैं अब उसके शत्रु के साथ हूँ, उस पर भी वह संबंध नहीं तोड़ता, मेरे लड़के के तिलक में आता है। वहां गया, पर भर रात बीत जाने के बाद जब तिलक की तैयारी हो रही, तो मैं तो यह समझे था कि नहीं आएगा। वहां गया, लेकिन चल तक नहीं लिया। तिलक चढ़ने के समय इस तरह आंगन में गया जैसे खुद घर का मालिक हो। मैं जाकर देखता हूँ, आंगन में बिछावन लगवा रहा है, आदमियों को जल्दी करने के लिए डांट फटकार कर रहा है, औरतों को उधर उधर गोसवारे में पर्दे लगा रहा है। उसका काम तो होता है भूत की तरह, ना बात ही बात में सारा काम उसने ठीक कर दिया था। मतलब वो ऐसा लग रहा कि वो उसका खुद का बंगला हो। वो उसका खुद का तो बंगला हो गई, कितना भी है उसके था, लेकिन वो अब कहाँ रह रहा है? मजिस्ट्रेट के पास रह रहा है, डिप्टी कलेक्टर के पास रह रहा है। रमानाथ को सब कपड़े अपने हाथ से पहनाए। आप, रमानाथ कह रहा है, मेरे बेटा जो है, क्या नाम है, रमानाथ, आपकी यहाँ आदमी जाकर लौट आया था, टोपी कहीं चली गई थी, मैं उस चिंता में था कि काम कैसे चलेगा। उसे मालूम हुआ कि टोपी नहीं मिली, अपना कामदार साफा उसके सिर पर बांध दिया, और चादर और अपनी अंगूठी भी उसे दे दी, चादर भी दे दी और अंगूठी भी दे दी। चुप होकर भगवंत सिंह की ओर देखने लगा। भगवंत सिंह, तो यदि वह नहीं गया होता तो तुम्हारी इज्जत क्या कैसी रहती? हरनंदन सिंह अब इसका चचा लग रहा है, मनोज का। खैर, इज्जत बिगड़ती या न बिगड़ती, लेकिन उसमें उतनी शोभा तो नहीं होती। मेरे मन में तो आया कि चल कर आपके आपके पैर पकड़ लो और कहूँ उसके और सुलह कर लीजिए। आपसे मैं सोचता हूँ कि आप उससे जाकर सुलह कर लीजिए। भगवंत सिंह, हूँ तो अभी भतीजे का मुंह बना हुआ है। भगवंत सिंह कह रहे हैं कि तुम्हें अपने भतीजे का मुंह बन गया, मैं उससे सुलह करूंगा, यही कहने के लिए मजबूर कर रहे हो कि सुलह करनी पड़े? मैं रगड़ कर मार डालूंगा। उसके बाप से 15 वर्ष बड़ा हूँ, उसके बाप से भी मैं 15 वर्ष बड़ा हूँ। इस लड़के के साथ मैं सुलह करूंगा, इस लड़के के साथ? उसके बाप तक से मैं 15 वर्ष बड़ा हूँ, ये तो कहीं का भी नहीं है। मेरा कोई लड़का हुआ होता तो उसकी उम्र का मेरा पोता होता, इस उम्र में तो मेरा पोता होता। पट्टीदार और दाल तो गलाने की चीजें होती है, दाल गल जाने पर मीठी होती है और पट्टीदार गल जाने पर काबू में रहता है। अपनी जिंदगी में 2 लाख रुपए की जमीन मोल ली मैं, और 1 लाख रुपए नगद जमा किए, उसकी मजाल की वह मेरा जवाब दे। हरनंदन सिंह, लड़कपन है, साल भर भी नहीं हुआ है, घर का मालिक मरा है, क्योंकि घर का मालिक मरा है, साल भर भी नहीं हुआ, इसके पिता मर गए हैं, उसे छोड़ दो, उसे तुम वो कर दो। तो ये
हरनंदन सिंह कह रहा है, चाचा कह रहा है इसका, सोचता है कि हर गांव में आपके खेवट में हिस्सेदार है, भी हली हुकूमत उसे भी मिलनी चाहिए। भगवंत सिंह कहते हैं ये 10,000 आज इसलिए दिया है कि आने के पट्टीदारों को भी हली हुकूमत मिले। जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, कहा है मेरे यहाँ काम करते इसलिए उसके यहाँ भी करे। 2 दर्जा अंग्रेजी पढ़ ली, अब कुएं से पानी निकलने में लाज लगती है। शादी गर्मी में कहार काम करते हैं, मैं नहीं मना करता, अब भी वह बद कर दूंगा। बंटवारा कलारे, तुम तो उसके चचा हो, भौं टेढ़ी कर कर चिल्लाते हुए, उसके बाप के ममेरे भाई हो। तुम्हारे यहाँ शुभ अवसर पर गया, तुम्हारे लड़के का चढ़ावा था, तुम्हारे यहाँ उसने जल नहीं पिया। 10-20 दूसरे आदमी तुम्हारे यहाँ भोजन कर गए और वह सगा नातेदार कर उपवास करके व्रत रख कर चला गया। नातेदारी का मोह रखना हो तो उसे लेकर मेरा रुपया लौटा दो। तुम क्या करो, रुपया लौटा दो, लेकिन वहां तो नमक तेल का भी ठिकाना नहीं है, और ना तो चुपचाप मुझ में और लेकर औरों को दे डालो। जिस तरह से कहता हूँ वो करो। हरदंदन जी सहम कर, मैं तो सब तरह से तैयार हूँ, मेरी यहाँ वह आएगा नहीं, नहीं तो भोजन में एकाएक चुप हो जाता है। हरनंदन सिंह के कंधे पर हाथ रखकर धीमे स्वर में, कुछ नहीं, जिस दिन तुम उसे संख्या दे दो, जहर दे दोगे, उसी दिन, हाँ उसी दिन तुम्हारे दरवाजे पर हाथी बनवा लूंगी। दुनिया में सब कोई अपना अपना देखता है, अगर जिस दिन तुम उसे संख्या जहर खिला दोगे ना खाने में, उस दिन तुम्हारे क्या बनवा दूंगा, हाथी बनवा दूंगा। ये भगवंत सिंह बोला है हरनंदन सिंह से। हरनंदन का चेहरा पीला पड़ जाता है। मुरारी लाल का प्रवेश, भगवंत सिंह और हरनंदन कुर्सी छोड़कर उठते हैं। मुरारी लाल आगे बढ़ते हुए हाथ हाथ उठाकर, बैठे रहिए। उन दोनों की बारी वाली तनिक तनिक सा हाथ मिलाकर कुर्सी पर बैठते। राय साहब बैठिए आप। हरनंदन की ओर संकेत, आपका परिचय। हम भगवंत सिंह, आप मेरे मामू के लड़के हैं। आप भगवंत सिंह कहते हैं, आप मेरे मामू के लड़के। मुरारी लाल कुर्सी से उठते हुए, आप लोग बैठ जाइए। दोनों कुर्सी पर बैठते। आपके सगे मामू के लड़के। हरनंदन की ओर देखता है, आपके सगे मामू के लड़के। हरनंदन, जी हुजूर, एक तरह से बिल्कुल सगे, मेरे एक चचेरे भाई के, जो केवल 4 पीढ़ी का अलग मेरे दादा और उसके दादा सगे भाई थे। मैं उसे अपने भाई की तरह मानता था और उसने कभी मुझे उत्तर नहीं दिया। गहरी सांस खींचकर, दुर्भाग्य से पिछले साल वह एकाएक बीमार पड़ गया और मर गया। अवस्था में मुझको 15 साल छोटा था। उसका मरना तो मेरे लिए, चुप होकर उनकी ओर देखने लगा मुरारी लाल, परिवार का योग्य व्यक्ति मरता है तो दुख होता ही है, लेकिन कोई करे तो क्या करे। संसार में कोई भी पूरे तौर पर सुखी तो रहने नहीं पाता है, यही संसार की लीला है। उनके घर पर काम कैसे चलता है बताइए, बोल रहे हैं आपके, अब उनके घर का काम कैसे चल रहा है। भगवंत सिंह विरक्त स्वर में, एक लड़का है 17-18 वर्ष का, मनाली, अभी तो वह पढ़ता होगा। भगवत जी नहीं, आपने उसे देखा होगा, अदालत में उसी दिन मुझे बयान कर दिया। बराबर ठाट बाट के साथ रहता है, घर में खाने का भी ठिकाना नहीं, अंग्रेजी फिशन बनाकर घूमता है, एक नंबर का आवारा हो गया। हाँ साहब, रहता तो है बड़े ठाट से, और उसकी शिकायत भी सुन चुका हूँ। अभी कुछ सोच कर, कई दिन हुए वहां के थानेदार कह रहे थे दौरे में, कानून को ने भी कहा था। हरनंदन की ओर देखा, आप उसे समझा क्यों नहीं देते, आप तो उसके संबंधी हैं, आप ही समझाते। भगवंत सिंह कहता, पूछे ले हुजूर इन्हीं से, या तो उसके विरुद्ध नहीं कहेंगे। मैं तो खैर इन दोनों उसका शत्रु हूँ, उसके बाप से मुझसे सब लोग जानते, कैसी भी कभी नहीं किसी तरह की शिकायत हमको तक नहीं पहुंची। मुरारीलाल मुस्कुरा, लेकिन हाँ उसके बाप का नाम रमापति न था, उसके बाप का। जी मुरारी, लेकिन उसने भी तो आपसे नहीं पटी। वह मुसल्लत वाला मामला, जिसके वारिस वह थे, उनके और आपके बीच हाईकोर्ट का लड़ता गया, जिससे वह मुसम्मत के वारिस करार दिए गए। भगवंत सिंह सहम कर, जी हाँ वह तो हक का मामला था मुरारी लाल। आपको पहले नहीं मालूम था कि वारिस है कौन, आप या वे? क्यों, आप लोग तो प्रतिष्ठित वंश के हैं, आप लोगों तो आसपास में ही समझ लेना चाहिए। तब भगवंत सिंह सहम कर, जी हाँ मुरारी लाल। हरनंदन से, क्यों नहीं आप उस लड़के को समझा देते। हरनंदन सिंह कहता है, हुजूर मैंने कोशिश की थी, लेकिन वह लड़का मानता नहीं। मैं इधर साल भर से उसके घर भी नहीं गया, मेरा विश्वास नहीं करता। मुरारी लाल कहते हैं, वह चाहता क्या, भगवान कुछ सोचते, वह हुजूर गांजा पीता है, आवारा हो गया। बस उसने आपको क्या बिगाड़ा है, बड़े घरानों के ऐसे लड़के पैदा हो जाते, लेकिन किसी तरह निभाना ही पड़ता उसे। बुराई तो आपको छिपानी ही चाहिए, इससे आपकी भी बुराई है। हरनंदन, हुजूर लगा बंदी कर रहा है, बाजारों में कपड़े की होली जलाता है। मुरारी, इसकी फिक्र सरकार खुद कर लेगी।
भगवंत सिंह घबरा गया, सरकार मैं तो उजड़ रहा हूँ। मुरारी लाल मुस्कुरा, लेकिन मैं नहीं समझता उसके गांजा पीने से यह लगान बंद, आप क्यों जल रहे हैं भगवंत जी? इस साल मेरी लगान नहीं वसूल हो सकती। मुरारी, आप जमींदार तो हैं, अपनी वसूली भी सुने छोड़ दी है, सरकारी रुपए सिर्फ मेरी लगान बनकर रहा रहा है। कुछ सोचते हुए हरनंदन के संकेत करते हैं मुरारी लाल, आप कृपा कर बाहर तो जाइए, मैं भगवंत सिंह की ओर संकेत कर आपसे बात कर रहा हूँ। हरनंदन का प्रस्थान हो जाता है। राय साहब जी, लड़का और आप बुढ़े हुए हैं भगवंत जी, मेरी इज्जत बिगड़ गई। सरकार अभी हुकूमत सब बंद है, अब या तो वह नहीं या मैं नहीं। आप खून करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ उसका हाथ पैर टूट जाए, उसे याद रहे। आप कहिए, मैं उसे समझा दूं, डरा दूं, धमका दूं, डर जाए, आपके रास्ते में रोड़ा नहीं अटकाएगा। भगवंत सिंह हुजूर परेशान ना होइए, मुझे इतना मौका दीजिए मैं उसे समझा सकूं। लेकिन हुजूर घबरा, फिर धरती की ओर देखने लगा। क्या हो गया आपको भाई? आप क्या हो गया हुजूर? आप काप क्यों रहे? बुरा लगा, तुम्हारी तरह वह व्यक्ति जो मेरे देखने में नहीं आया, नाहक उस लड़के की जान लेना क्यों चाहते हो? तुम्हारे वंश में पैदा हुआ है, आप उसी के बाप को मेरे साले भर उस बाप को मरे हुए साल हो रहा है। तुम्हारी तबीयत तो शैतान की, तुम समझौता करने को भी तैयार नहीं। भगवत जी, हाय राम, अब क्या होगा सरकार? अब तक तो हो जाने को था, हो चुका। मुरारीलाल चौंक होते, क्या हो गया होगा? अब तक तो वह मारा गया होगा हुजूर। मुरारी, मारा गया हो? कैसे मारा गया होगा? भगवंत सिंह कहता है, उस दिन हुजूर ने कहा था, मैंने कहा था, क्या कहा था बेईमान? मैंने कहा था कि पट्टीदारी के मामले में अपने भतीजे को मार डाल, खून करने को मैंने कहा था। जी, जोर से सांस लेकर, अब तो हो गया सरकार, अब क्या होगा? कुछ कहा जाए, मैं हाजिर हूँ। मुरारी लाल, क्या हाजिर हो भगवंत सिंह? जितना आज दिया है उतना और, लेकिन अच्छा उतना ही, इससे चार गुना इससे कम नहीं लूंगा अगर उसका कत्ल हो गया है। भगवान जी उतना तैयार नहीं है। जिनकी ओर देखता है, फिर एकाएक धरती बैठ कर उसके पैर पकड़ने लगता है। मुरारी लाल कहता है, उससे कम नहीं, धरती फोड़कर आकाश छेद कर जहां से हो सके उससे कम नहीं। कुछ सोचकर, बस चले जाओ, देखो वह यह होने न पाए, उस लड़के को चोट न लगे, सावधान। बस बस नहीं हो सकता। मैंने उसी दिन उसे अदालत में देखा था, अगर वह मेरा लड़का हुआ होता तो उसका वह सुंदर स्वस्थ मुख, उसका वह रतन नार आके एक बार किसी दिन यहाँ भी आया था। हाँ याद आ रहा है। नहीं, उठो, चले जाओ, निकल जाओ, उसे चोट ना आए। खड़े क्यों हो, जाते क्यों नहीं सिंदूर की ओर? अब भगवंत सिंह वहीं खड़ा है, धरती की ओर देख रहा। मुरारी लाल का मुख क्रोध और आशंका से लाल पत्थर की तरह क्यों खड़ा है? टूटते स्वर, मैं आदमियों को वह आया था, अब तक वह मारा गया होगा। मुरारी लाल रुक, ओह यह दूसरी मृत्यु। दोनों एक दूसरे से भयंकर झुककर मेज के, फिर एकाएक खड़े होकर भगवंत सिंह का हाथ पकड़, चले जाओ, मोटर से जाओ, और अगर अभी तक वैसा ना हुआ हो तो कदाचित ईश्वर से बचा दिया हो तो फिर नहीं जाता शैतान। आवेश भगवंत सिंह से बाहर निकल जाता है। माहिर अली का भीतरी दरवाजे, माहिर खाना तैयार है हुजूर। मन उस माहिर अली उसके पास हुआ, हुजूर मन क्या होगा? कोई तकलीफ है? क्या हुआ? सब इस बदमाश ने उसे मरवा डाला। किसको? किसने? कब? मैं तो नहीं जानता। क्या इसी राय साहब ने उस लड़के को जो उस दिन यहाँ से इसकी शिकायत लेकर आया था, जिसे मैंने डांट दिया, जो अपनी सरता से कह गया था कि अगर मैं मारा गया तो इसका उत्तरदायी हुजूर होंगे, मैं देख रहा हूँ उसने सच कहा था। माहिर अली, मरवा डाला? मरवा डाला? अभी गिरफ्तार नहीं किया गया। राय साहब है ना यहाँ, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट ही है, गिरफ्तार नहीं हुआ होगा। वह भी नहीं, रुपया होना चाहिए। खून छिपा देने से क्या है? उसकी नई औरत और बूढ़ी माँ का क्या होगा? सरकार उनकी जिंदगी कैसे बीतेगी? एक एक फर्श पर बैठ जाता है मुरारी लाल, कि यही तो मैं सोच रहा हूँ। फिर मैंने आपसे तभी कहा था उसे मरवा डालेंगे, तो उसे मरवा कर यहाँ आया है, उसे मारने के लिए बदमाशों को ठीक कर आया, लेकिन शायद ईश्वर बचा ले उसका। उस दिन से उस शैतान का कार्रवाइयों से घबरा कर साथ ही साथ हंसना और रोना मुझे तो नहीं भूल रहा है। उसकी कमर में गृहस्थी का बोझा पड़ा है हुजूर। उस शैतान के साथ उस लड़के का कोई सगा रिश्तेदार था, वह राय साहब से कर्ज ले चुका है। अपने कान से सुना मैंने उसे शैतान के बच्चे को सिखलाते हुए कि कह देना साहब से कि तुम उस लौंडे के नातेदार हो, उसके वालिद के मामू के लड़के हो, तुम्हारा एतबार साहब को होगा।
मुरारी लाल हूँ जरूर ऐसी बात थी, उसके चेहरे से शैतानी टपक रही थी और मालूम होता है उसका भी राय साहब से यह मारा गया होगा। मनुष्य ही स्वार्थ उसके लिए आदमी क्यों नहीं कर डालता। कमीज आस्तीन समेट कर इधर देखो मेरे राय रोए फूट गए हैं, जैसे सिर का चक्कर आ रहा है। क्या समझते हैं अगर मैं मारा गया तो मेरी वजह से मारा गया, मेरी वजह से। मायरल मैंने पहले कहा था वह आपकी वजह से मारा गया होगा, कानून के डर से। उस बेईमान की हिम्मत इतनी नहीं होती। मुरारी लाल मेरी वजह से नहीं माहिर, संसार ने भलाई बुराई के भाव अब नहीं है। आज इसने 10,000 दिया है, 10 रुपए, 10 रुपया देकर यह गवाहों को बिगाड़ देता, 1,000 भी नहीं खर्च होता और वह छूट जाता। आजकल का कानून तो ऐसा है, इससे सजा उसको नहीं दी जाती जो कि अपराध करता, सजा तो केवल उसकी होती जो अपराध छिपाना नहीं जानता। बस यही कानून है। आज यह मुझसे कबूल कर दिया कि उसने मरवाने का इल्जाम बहकर आया है। अगर वह मारा गया और मैं चाहूं भी कि इसे सजा दूं, सबूत नहीं मिलेगा। ऐसी हालत में मेरी तबीयत, मेरी अंतर आत्मा कहेगी इसे दंड देने के लिए और कानून कहेगा छोड़ देने के लिए। मुझे भी मजबूर होकर कानून की बात माननी पड़ेगी और वह छूट जाएगा। हम लोग मनुष्य और उसके अधिकार की रक्षा के लिए कुर्सी पर नहीं बैठते। लोगों का तो काम है केवल कानून रक्षा करना। यही बुराई है और इसलिए ये सब हो रहा है। इससे रुपया लेकर मैंने कोई बुराई नहीं की। इस तरह 10-5 बार देना पड़ जाएगा, उसकी गर्मी श्वेत शांत हो जाएगी। चंद्रकला को भेजना तो माहिर अली, लेकिन खाना तो तैयार है मुरारी। आज मैं भोजन नहीं करूंगा, मुझे उसका रंज है। क्या देख रहे हो, जाओ इस तरह जाओ। आज उपवास कर जाने से मुझे संतोष होगा। अधिक से अधिक ये सहानुभूति मैं उसके साथ दिखा सकता हूँ। और माहिर अली का प्रस्थान हो जाता है। अब यह इसके आगे पार्ट 2 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आशा है ये समझ में आया होगा किस तरह से मनोज का कत्ल हो जाता है, आपने देखा। और ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी जिसमें नाम है किस तरह से रजनीकांत की हत्या हो जाती है। किसकी हो जाती है, रजनीकांत की हत्या हो रही, मनोज की हत्या नहीं हो रही, रजनीकांत की हत्या हो जाती है। तो आप देख सकते हैं और ऐसे ही हम आगे लाते रहेंगे। और ये भगवंत सिंह का भतीजा है, 17 से 18 वर्ष का रजनीकांत। तो चलिए अगली से वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।